60th डिप्लोमा वाला पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास और कोई पेपर हो तो आप मेरे को सेंड कर दें, सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मेरे पास जो जो है सभी कर ही देंगे हम। क्वेश्चन है 4 की पावर 1 + x प्लस 4 की पावर 1 - x इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है a की पावर m + n इज इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n। ऐसे ही a की पावर m - n का फार्मूला होता है a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, ठीक है। इन्हीं दोनों फार्मूले को यूज़ करेंगे और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं 4 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1 + x है ना, तो 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई 4 की पावर x लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैं इसको 4 की पावर 1 डिवाइड बाय 4 की पावर x लिख सकता हूँ, इन्हीं दोनों फार्मूले को यूज़ करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1 मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर x, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 4 की पावर x इज इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट 4 की पावर x को हमने m मान लिया, नाम दे दिया m। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो ये मेरा फॉर्मूला ये हो जाएगा 4 × m प्लस 4 डिवाइड बाय m इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एलसीएम लेंगे 4m² प्लस 4 डिवाइड बाय m इज इक्वल टू 10। 4m² प्लस 4 इज इक्वल टू 10m। 4m² माइनस 10m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन आएगा। 2m² माइनस 5m प्लस 2 इज 0। 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2m² माइनस 5m प्लस 2 इज इक्वल टू 0/2। तो यहाँ से मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी 2m² माइनस 5m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर देंगे तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 2m², 2 to 4 चाहिए ना, माइनस 4m माइनस 1m, ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों में 2m कॉमन आ जाएगा, m - 2। यहाँ से -1 कॉमन आएगा, m - 2 इज इक्वल टू 0। m - 2 दोनों में से कॉमन आएगा तो बचेगा 2m - 1 इज 0। अब दोनों में से या तो m - 2 0 है या फिर 2m - 1 0 है। यहाँ से सॉल्व करके m की वैल्यू 2 आई, यहाँ से सॉल्व करके m की वैल्यू 1/2 आई, यानी m के दो आंसर आ गए 2 और 1/2, ठीक है। अब वापस यहाँ आता है जो हमने लेट किया था। हमने 4 की पावर x को m लेट किया था। 4 की पावर x को m, या इधर 4 की पावर x को m, दो है ना वैल्यू, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दे तो m की वैल्यू 2 हो सकती है। तो अगर मानो m की वैल्यू 2 है मानो, या फिर यहाँ पे m की वैल्यू हाफ हो सकती है। ये दो ऑप्शन वैल्यू थी तो दोनों से चेक करते हैं। तो यहाँ से 4 की पावर x इज इक्वल टू 2, इसको मैं 2 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ 4 को, तो हो जाएगा 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 1। तो यानी देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 2 या फिर 2x इज इक्वल टू 1, पावर इक्वल हो गई। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, हाफ, एक तो हाफ आ गई। फिर यहाँ आते हैं, इसको भी ये लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू, इसको 2 की पावर -1 लिख सकते हैं। 2 की पावर 2x इज 2 की पावर -1, तो यहाँ से क्या होगा 2x इज इक्वल टू -1 और x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो हाफ और 1 - 1/2 दो ऑप्शन आ गए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका, ठीक है। अगर वैसे एक तरीका और है, इस क्वेश्चन को आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो। हिट एंड ट्रायल मतलब वैल्यू डाल के देख लो, जैसे 4 की पावर 1 + x प्लस 4 की पावर 1 - x ये है। अब इसको कहना, देखो सब में देखो डिनोमिनेटर में 2 वो दिख रहा है, तो इसको मैं इसी को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ 1 + x, इसको 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 - x भी लिख सकते हैं। इसी में इसको अभी हो जाएगा 2 की पावर 2 + 2x प्लस हो जाएगा 2 की पावर 2 - 2x। अगर किसी को लगे कि भाई ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा, हो सकता है पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो हिट एंड ट्रायल मेथड भी अप्लाई हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो जैसे अगर आपके पास टाइम है, आप बैठे हो और आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो ट्राई कर सकते हैं। जैसे अब इसमें ना x की वैल्यू डालो -2 और -1/2, तो अगर आप इसमें -2 डालोगे तो जाएगा 2 की पावर 2 - 8 - 6 प्लस 2 की पावर ये -1/2 डालोगे यहाँ पे, है ना। तो ये वैल्यू डालने से चेक करके भी हो सकता है, लेकिन बस ये है कि लेंथी प्रोसेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन ये होता है कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल होता है, ज़्यादा टाइम लेता है रेदर देन चेक करना, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड से कि वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो ठीक सेट हो नहीं रहा,
लेकिन ये है कि ये एक ऑप्शन ज़रूर होता है, हमेशा ध्यान में रखें। MCQ वाले या टिक मार्क वाले जो क्वेश्चन होता है उसमें खास तौर पे काम कर जाता है बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है HCF दिया हुआ है, x-4 जो HCF है इसका और इसका, तो m की वैल्यू बताओ। तो देखो इसमें तो m की वैल्यू है नहीं, ज़रूरत है इसकी। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा नंबर होता है जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देता है, यानी कि x² माइनस mx-8 को अगर मैं x-4 से डिवाइड करूँ तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाना चाहिए, यानी रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x² आ जाए x से, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x² माइनस 4x, साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा माइनस m+4x, लिख सकते हो इसे -8। ठीक है, अब इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -m+4 से, -m+4 से। ये ना थोड़ा सा डिवाइड वाला मुश्किल है, अभी आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा। तो जाएगा -m+4x हो जाएगा ये तो। ठीक है, और ये फिर ये मल्टीप्लाई होकर जाएगा, -m+4 को एक ही डिजिट समझो, है ना, ब्रैकेट नहीं लगा सकते, यही गड़बड़ है, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगी। -m+4 और ये हो जाएगा -16 -4m+4m -16। ठीक है, अब इसका साइन चेंज होगा, इसका भी साइन चेंज होगा, तो कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा -8 -4m +16। ठीक है, लेकिन ये तो रिमाइंडर नहीं आया, 0 नहीं आया, तो रिमाइंडर हमारा क्या होना चाहिए था, 0, क्योंकि ये इसका HCF है। तो -8 -4m +16 क्या होना चाहिए, 0, -4m +8 होना चाहिए 0, -4m -8, माइनस से माइनस कैंसिल, m की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, देखो कई बार डिवाइड करना इतना मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे जैसे गड़बड़ हो जाती है, माइनस की मिस्टेक यहाँ पे बहुत कॉमन है। तो इसका ना एक तरीका और होता है, उसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, बिना डिवाइड करे रिमाइंडर निकालना। रिमाइंडर थ्योरम एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, बिना डिवाइड करे रिमाइंडर निकालते हैं। तो इसका तरीका क्या होता है, जैसे ये है ना भाई, x-4 को से डिवाइड करना है किसको, x² माइनस mx-8 को। तो इसका तरीका क्या होता है, देखो रिमाइंडर थ्योरम के लिए कि जिससे डिवाइड करते हैं इसको इक्वल टू 0 रखो, x-4 को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। ठीक है, फिर जिसको डिवाइड करना है अंदर वाला पॉलिनोमियल ऑफ x है, मानो x² माइनस mx-8, इसमें x की ये वैल्यू डाल दोगे ना तो जो कुछ भी आएगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, x² माइनस x की जगह 4 डाल दिया, 4 का स्क्वायर माइनस m मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 8, 16 माइनस 4m माइनस 8। तो ये रिमाइंडर ही है समझो, 8 माइनस 4m, तो ये क्या हो गया, मेरा रिमाइंडर हो गया। अब वही चीज़ करनी है, क्योंकि ये HCF था, x-4 इसका HCF है, तो क्या करेंगे, रिमाइंडर को क्या करेंगे, 0 रख देंगे, यानी 8 माइनस 4m क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ से -4m इज इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल, m की वैल्यू आ गई 2। तो ये क्या होता है, कभी कभी डिवाइड जब ज़्यादा मुश्किल हो जाए, या फिर ये शॉर्टकट भी होता है, एक छोटा तरीका है बिना डिवाइड करे रिमाइंडर निकालने का, इसको रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। तो कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो ये ध्यान रखना है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। इसकी कमी क्या है कि ये तभी काम करता है रिमाइंडर थ्योरम जब आपका बाहर वाला पॉलिनोमियल ना लीनियर पॉलिनोमियल हो, यानी उसकी पावर 1 हो। अगर बाहर वाला पॉलिनोमियल जो डिवाइड करने वाला है, अगर इसके अंदर स्क्वायर वगैरह हुआ जैसे ये है, तो फिर ये रिमाइंडर थ्योरम काम नहीं करता, तब तो आपको फिर ये लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड ही करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉस स्टैंड्स फॉर BOSS। तो बॉस क्या है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। ठीक है, ये क्या है, ये एक लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइनक्स के ऊपर काम करता है ये। ठीक है, और ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स, फ्री एंड ओपन मतलब कोई आपको इसके लिए पेमेंट नहीं करनी पड़ती, ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडोज़ वगैरह के लिए तो पेमेंट करनी पड़ती है ना, नहीं तो जो लोग फ्री यूज़ करते हैं प्रॉक्सी वाला, वो तो इलीगल होता है। ठीक है, और ये किसने डेवलप किया है, डेवलप्ड बाय NRCFOSS, नेशनल रिसोर्स सेंटर, नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये संस्था है जो कि ओपन सोर्स फ्री, या ये अलग से भी याद रखा, आपको पता होना चाहिए अपने कंप्यूटर के लिए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है,
ओपन सोर्स का मतलब है जो फ्री टू यूज़ है, उसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो साथ साथ आपको साइड में एक्स्ट्रा चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि ये ओपन सोर्स सिस्टम क्या होता है। ओपन सोर्स ऐसी बहुत सारी ऐप्स भी होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं। तो ये फ्री सोर्स या ओपन सोर्स का मतलब आप इसको यूज़ करने के लिए कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज फॉर्म्ड ऑन द डायगोनल ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। देखो एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो डायगोनल है, इस डायगोनल के ऊपर एक और स्क्वायर बना हुआ है। तो आप ये समझो ये डायगोनल के ऊपर एक और स्क्वायर कुछ ऐसे बना हुआ है। तो ये जो ब्लू वाला मैंने बनाया ना, स्काई ब्लू वाला, इसका एरिया निकालना है। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले जो छोटा वाला स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो इसका डायगोनल की वैल्यू निकालो। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू साइड स्क्वायर में। ठीक है, तो √2 इंटू 6 यानी 6√2 इसकी साइड हो गई, 6√2 इसका डायगोनल हुआ। तो जो पहले वाले का डायगोनल है दूसरे वाले के लिए क्या है, साइड है। ठीक है, तो जो दूसरा जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है 6√2, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, यानी 6√2 का स्क्वायर कर दो। तो 6 का स्क्वायर मतलब 6/6, √2 मतलब √2 इंटू √2, तो 6 और 6 36 और √2 हो गया 36 दूनी 72 स्क्वायर यूनिट 72, या सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, कई बार उसे समझना मुश्किल होता है। क्वेश्चन पढ़ना बहुत ध्यान से बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, विच मोड लोड्स मिनिमल सेट ऑफ ड्राइवर्स व्हेन स्टार्टिंग विंडोज़। ठीक है, देखो सेफ मोड इसका आंसर है। जब आप कंप्यूटर को या विंडोज़ को सेफ मोड में यूज़ करते हो ना, तब वो सबसे कम ड्राइवर्स को यूज़ करता है। ठीक है, और ये सेफ मोड का मतलब ये होता है कि वो कम से कम चीज़ों को यूज़ करता है ताकि साइबर अटैक वगैरह से बचा जा सके। ये सिक्योरिटी थ्रेट जो होते हैं ना, सिक्योरिटी थ्रेट से बचने के लिए काम आता है सेफ मोड। तो जब आप कोई चीज़ यूज़ ही नहीं करोगे तो वो वल्नरेबल नहीं होती आगे के यूज़र के लिए, उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। इसीलिए जब सेफ मोड होता है वो मिनिमल सेट को यूज़ करता है, कम से कम चीज़ें, सबसे कम चीज़ें जो चाहिए ना कंप्यूटर को चलाने के लिए या किसी भी सॉफ्टवेयर को, विंडोज़ को ऑपरेट करने के लिए, वो यूज़ करता है ये। ठीक है, तो मिनिमल सेट में सेफ मोड है जिसमें मिनिमल सेट ऑफ ड्राइवर्स का यूज़ किया जाता है विंडोज़ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, अ लैडर 9 मीटर लॉन्ग reaches a point 9 meter below the top of a vertical flagstaff. From the foot of the ladder, the elevation of the flagstaff is 60 degree. Then the height of the flagstaff will be. देखो भाई, ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा है उसका हाइट एंड डिस्टेंस या ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, ध्यान से समझो। मुश्किल सिर्फ इतना है कि हटके है, बाकी जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री होती है ना उससे मुश्किल क्वेश्चन है। एक लैडर है 9 मीटर लॉन्ग, ये लैडर मैंने लगा दी और ये 9 मीटर ही इसके नीचे है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना जनरली, मतलब मैं हिंट बता रहा हूँ, ये दोनों लेंथ और हाइट ना बराबर होती है। जितनी बड़ी सीढ़ी होगी ना उतना ही नीचे उसने लैडर को लगाया होगा। ठीक है, तो बोलता है कि इसको मैं एक्स मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब बोल रहा है कि 60 डिग्री एंगल है यहाँ से सीढ़ी से जो फ्लैग स्टाफ का टॉप है ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, देखो हमको सॉल्व करना है छोटे वाला ट्रायंगल, ये वाला, क्योंकि इसी वाले ट्रायंगल से एक्स की वैल्यू आ सकती है। लेकिन एंगल की जो वैल्यू दी है वो दी है बड़े वाले एंगल की। यही क्वेश्चन में गड़बड़ है यहाँ, क्योंकि हमें छोटा एंगल चाहिए। तो छोटा एंगल निकालने का एक तरीका है, ध्यान से देखो कि ये पूरा ट्रायंगल अगर मैं समझूँ, इसको एक समझूँ पहले तो बड़े वाले को, तो ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल की सम प्रॉपर्टी लगाई तो एंगल हो गया 30 डिग्री ऊपर वाला, यानी ये कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब दूसरा केस आओ, इस ट्रायंगल में जो ये लाइन बनी हुई है ऐसे, ठीक है। अब जो छोटे वाला ट्रायंगल है इसमें देखो ये लेंथ, ये साइड और ये साइड इक्वल है। इस ट्रायंगल की बात करो, इसको वाइट, ठीक है, तो ये दोनों साइड इक्वल है ना, तो ये क्या हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से ये एंगल और ये एंगल क्या होगा बराबर हो जाएगा।
ये देखो सिर्फ वाइट बनाए तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्योंकि ये दो साइड इक्वल है, तो जो साइड के अपोजिट जो एंगल होता है वो इक्वल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये वाला एंगल है हो गया 30 डिग्री। तो ये पूरा 60 था, ये 30 हो गया, तो ये भी क्या हो गया 30 डिग्री। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, समझ लो, क्योंकि ये थोड़ा सा कंसेप्ट मुश्किल है, तो इसमें 2-3 कंसेप्ट एक्स्ट्रा लग गए। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। अब क्या कर देंगे, छोटा वाला ट्राइंगल जो था ना हमारा, जिसमें ये एक्स है, ये 30 डिग्री है और ये 9 है, अब इसको हम ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर देते हैं। एक्स आ जाएगा, फिर x+9 करके हाइट आ जाएगी। तो नाम दे दो इसको ABC। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC के अंदर हम क्या कर सकते हैं, साइन लगेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। साइन थीटा p/h लगाओ, तो यहाँ से जाएगा साइन 30 क्या हो गया x/9। साइन 30 1/2 इज x/9। यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू आएगी 9/2 यानी कि 4.5 4.5 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, ठीक है, मीटर हो गया। मीटर में है ना सारी वैल्यूज़, तो 4.5 मीटर आ गया। लेकिन जो फ्लैग स्टाफ है वो तो पूरा है ना, 9 और x पूरा प्लस करके, तो जो फ्लैग स्टाफ है हमारा उसकी हाइट क्या है 9 + x, यानी कि 9 + 4.5, तो आंसर आ गया 13.5 मीटर, फोर्थ ऑप्शन। तो ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसमें जो एंगल है ना वो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, तो 1-2 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा और लगानी पड़ रही है। जनरली ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे क्वेश्चंस होते नहीं है बुक वगैरह में, ठीक है, तो मुश्किल क्वेश्चन है। एक ये पॉलिनोमियल है और एक ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो x² + 7x + 12 हो गया, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा 4x + 3x, ठीक है, x कॉमन आएगा, x + 4, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, x + 4। ये सिंप्लीफाई करके हो गया x + 4 × x + 3, यानी इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। सेम चीज़ यहाँ पे आ जाओ, x² + 8x + 16, इसके भी फैक्टर हो जाएंगे 4x और 4x, ठीक है। x को कॉमन लिया तो ये x + 4, फिर 4 को कॉमन लेंगे यहाँ से, तो जो है x + 4 × x + 4। अब ये दो चीज़ें हो गई हमारे पास, एक ये पॉलिनोमियल है और एक ये पॉलिनोमियल है। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, देखो इसका एचसीएफ अगर पूछा होता है, देखो पहले एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम के लिए एचसीएफ पहले ज़रूरी होता है। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में आता है, दोनों में क्या है x + 4 और x + 4, तो एचसीएफ इसका हो गया x + 4 दोनों में जो है, ठीक है। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है एचसीएफ × रिमेनिंग, जो जो बच गया दोनों में, ठीक है। तो एचसीएफ तो हमारा x + 4 है ही, आ चुका। अब यहाँ पे क्या बचा, x + 3 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया था, x + 4 बच गया था एक बार और। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा x + 4 का स्क्वायर × x + 3, तो ये हमारा ए ऑप्शन है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 8 एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम। देखो हेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है ना, दो बातें याद रखने की है। हेक्साडेसिमल में एक तो डेसिमल नंबर होता है हमारे पास और एक हेक्साडेसिमल होता है। तो डेसिमल में जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबर होता है हमारे पास। तो हेक्साडेसिमल में भी इनकी वैल्यू सेम रहती है, 5 6 7 8 9, ठीक है। लेकिन इसके बाद ना हेक्साडेसिमल में ABCDEF F तक होते हैं ये जी 9 के बाद। तो A का मतलब होता है 10, B का मतलब 11, C का मतलब 12, D का मतलब 13, E का मतलब 14 और F का मतलब 15। तो टोटल 16 हो गई है ना। तो एक तो ये बात पता होनी चाहिए हमें कि ABCDEF का मतलब क्या होता है इसमें, ठीक है। पहली बात ये 0 1 2 ये 9 तक तो सेम ही रहता है, बस इसके बाद A 10 से शुरू हो जाता है, ABCDEF, ठीक है। एक तो ये वैल्यू। दूसरा क्या होता है, जैसे हमारा नॉर्मल नंबर होता है, मानो 36 एक नंबर है, तो ये क्या होता है 1 डिजिट होती है ना, और ये क्या होती है 10 डिजिट होती है। तो जब हमें इसका नंबर निकालना होता है, जैसे हम उसमें भी करते हैं लीनियर इक्वेशंस में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर वाला, तो हम क्या करते हैं 6 को मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, इसको 1 डिजिट से, प्लस इसको 10 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल नंबर वाला प्रोसेस है। ऐसे ही जब ये हेक्साडेसिमल वाला नंबर आता है ना, तो जैसे हमें किसको कन्वर्ट करना है A10 को, ठीक है, A10,
तो इसमें क्या होता है, जैसे वो वंस डिजिट थी ऐसे ये 16 की पावर 0 होती है। ये जो टेंस डिजिट होती है नॉर्मली, अगर ये टेंस होती तो ये होती है 16 की पावर 1, और ये हो गई 16 की पावर 2, ऐसी बढ़ती रहती है। 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2। ये जो वंस टेंस डिजिट, वंस टेंस हंड्रेड्स लिखते हैं ना हम, ये सिस्टम होता है हेक्सागोनल में। ठीक है, तो अब हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे उस नंबर को सॉल्व करते हैं। अब जैसे A10 है तो ये सबसे पहले 0 से शुरू करते हैं, तो इसकी वैल्यू जैसे निकलेगी तो क्या करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 0 से, क्योंकि इसकी पोजीशन वैल्यू ये है और पोजीशन वैल्यू है, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 1 से, प्लस अब A क्या है, A की वैल्यू है हमारी 10, A की वैल्यू क्या है 10, इसीलिए या फिर A मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 2 करेंगे समझ लो, लेकिन A की वैल्यू तो 10 है तो अब इसमें वैल्यू डालते हैं, 0 मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा, ये 16 रहेगा। A की वैल्यू क्या थी 10, तो 10 मल्टीप्लाई 256, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा 16 प्लस 2560, इसको सिंप्लीफाई करके आएगा 2576, तो 2576 ऑप्शन नंबर ए। तो ये हेक्साडेसिमल को डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। ऐसी एक और होता है हेक्साडेसिमल को, उसमें भी कन्वर्ट करना पड़ता है हमको, एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में होता है बाइनरी डिजिट में। ठीक है, तो ये आपको वीडियो मिल जाएगी ऐप पे, तो उसके अंदर ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन 100 जूल ऑफ हीट, तो ये हीट एनर्जी या फिर वर्क कुछ भी हो सकता है। 100 जूल एक ही बात होती है, हीट एनर्जी वर्क, है ना। इस प्रोड्यूस ईच सेकंड, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईच सेकंड का मतलब है टाइम कितना गिवन है, 1 सेकंड। अगर आपने ये बात नहीं लिखी तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। ये जो ईच वर्ड होता है ना, याद रखना न्यूमेरिकल में ईच बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच बहुत जगह आ जाता है, तो ईच जहाँ भी लग गया उस मतलब उसकी वैल्यू क्या है 1 है। इन 4 ओम रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है 4 ओम, तो 3 चीज़ आएगी हमारे पास। तो पोटेंशियल डिफरेंस V निकालो, V का फॉर्मूला बताओ। तो V का फॉर्मूला हमारा होता है V, अब फॉर्मूले देखते हैं भाई। एक तो V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, तो हमारे पास ना तो V है और ना तो I है। ठीक है, I का फॉर्मूला Q/T है। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला होता है एक, H इज़ आई स्क्वायर आर टी। तो हमें V निकालना है, इसको चेंज किया जा सकता है। हीट है हमारे पास, आर भी है हमारे पास, टी भी है हमारे पास, तो यहाँ से आई आ जाएगा, फिर V इक्वल टू आई आर से आई आ जाएगा, ये हो सकता है। ठीक है, ये सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास हो गया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो हीट हो गया हमारे पास 100, आई स्क्वायर ऐसी रहने दो, रेजिस्टेंस हो गई 4, टाइम हो गया 1, यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, यहाँ से आई की वैल्यू आ गई 5 एम्पियर। करंट आ गया ना। अब एक बार आई आ गया तो हम क्या निकालते हैं, वो निकाल लेते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो आई हो गया 5 और आर हो गया 4, तो ये होगा 20 वोल्ट। वोल्टेज कितनी आ गई हमारी 20 वोल्ट। ठीक है, इसके लिए सारे फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए, इसके न्यूमेरिकल तो बहुत आसान है। ठीक है, अ पर्सन यूजेज अ लेंस ऑफ पावर 3D प्लस 3D, पावर कितनी है +3 डायोप्टर। तो पहले तो यहाँ से फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, तो 1/f हो गया 3, तो f हो गया 1/3 मीटर। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, तो ये हो गया 100/3 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद नियर पॉइंट निकालो। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला क्या है, 1/f इज़ 1/v माइनस 1/u। तो u क्या होता है हमेशा, u लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन डालते हैं इस फॉर्मूले में, तो u की वैल्यू तो 25 होती है, हमें पता होना चाहिए। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है 25 होता है, 25 सेंटीमीटर। तो इसको हमेशा u हमेशा माइनस होता है, इसीलिए -25 लिखेंगे। तो 1/f हो गया 1/100/3 इज़ 1/v माइनस 1/-25, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/100 इज़ 1/v प्लस 1/25, तो यहाँ से आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 3/100 माइनस 1/25। 100 एलसीएम हो गया, 3 - 4 -1/100, 1/v की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से v हो गया -100 सेंटीमीटर। माइनस मतलब आगे की तरफ आएगा, तो v की वैल्यू होगी 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर हो गया ना, -1 मीटर, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में
-1 ये रहा, -1 ही है, वैसे 1 भी लिखा होता तो वही आंसर होता। तो जो नियर पॉइंट है हमारा वो क्या हो जाएगा, 1 मीटर। ठीक है, ये लेंस फॉर्मूला लगेगा इसमें। ग्लोब इन द क्रेस्ट ऑफ EME, ग्लोब जो है क्रेस्ट में वो किसको सिम्बलाइज करता है, इम्पैक्ट ऑफ इंजीनियरिंग ऑन दी वर्ल्ड। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और देख लो, कुछ कुछ जो बैज है, प्रेजेंट बैज, वो किसने डिज़ाइन किया है, मेजर SE डोइग ने। कब से यूज़ हो रहा है ये, 26 जनवरी 1955। ठीक है, जबकि 1967 में क्या हुआ था, इसका जो साइज़ है 2/3 कर दिया था, साइज वॉज रिड्यूस्ड टू 2/3, क्रेस्ट का साइज ऑफ क्रेस्ट साइज जो है 2/3 कर दिया गया था। ठीक है, जो बैज है उसके अंदर क्या क्या, इट इज़ बायोमेटलिक है, जिसके अंदर क्या क्या है, हॉर्स है, चेन है एंड ग्लोब है, इन वाइट मेटल से ये सब बना है। ठीक है, जबकि बाकी सब क्या, गिल्ट है, एंड रेस्ट इन गिल्ट। अब इसके अंदर जो जो सिंबल्स हैं वो और देख लो, जो हॉर्स है, हॉर्स जो है हार्नेस्ड मैकेनिकल पावर, किसको रिप्रेजेंट करता है, हार्नेस्ड, ये जो सेकंड डी ऑप्शन है ना, ये हार्नेस्ड मैकेनिकल पावर, ये एक्चुअल में हॉर्स का सिंबलाइज करता है इसको। ठीक है, उसके अलावा जो ग्लोब है, ग्लोब तो हमने कर ही लिया, इम्पैक्ट ऑफ इंजीनियरिंग ऑन द वर्ल्ड। हाँ, इसके अलावा लाइटनिंग फ्लैशेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिपिक्ट करता है, इसके अंदर एक लाइटनिंग फ्लैशेस है ना, लाइटनिंग फ्लैश जो है वो किसको इफेक्ट करता है, डिपिक्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है, उसके अलावा उसके टॉप पे नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया है, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया टॉप के ऊपर है, और जो मोटो है हमारा कॉप्स का मोटो, इसका मोटो क्या है, कर्म ही धर्म, कर्म ही धर्म। कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, देवनागरी स्क्रिप्ट में, देवनागरी स्क्रिप्ट में। तो ये सब कुछ हो गया इसके बैच के बारे में। ठीक है, 5 टेबल्स एंड 9 चेयर्स कॉस्ट 71, ये तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आसान है काफ़ी, लेट कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, हमने माना हमारा एक टेबल कितने रुपीज़ का है, x का, और एक चेयर कितनी है, ₹y की। तो पहले में क्या बोला, 5 टेबल मतलब 5x और 9 चेयर मतलब 9y, कितना हो गया, 71 हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और 9 टेबल और 3 चेयर, तो 9 टेबल हो गया 9x का, 3 टेबल होगी 3y की, ये 75। अब क्या करना है, इक्वल करना है, इसे मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो इस इक्वेशन को, इसको कुछ मत करो, सेम रहने दो, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो सेम रहेगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 9y, 6 चेयर और 4 टेबल पूछा ना, बाद में निकलेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 15, 225 और 27x। इसमें जो है ना ये वाला मेथड सबसे सही होता है, सबसे जल्दी ये होता है, और गलती होने के चांस भी कम होते हैं। 5 से 1 गया 4, 12 से 7 गया 5, 1, x हो गया 154/22, 11 दूनी 11, 14, 2 से गया 7, x की वैल्यू 7 आ गई, x को यहाँ डाल दो, किसी में भी y आ जाएगा, तो जाएगा 35 हो जाएगा, 7 35 प्लस 9y बराबर 71, तो यहाँ से 9y बराबर जाएगा 36, माइनस करके y बराबर 4 आ गया। तो एक चेयर, अब इसने किसकी कॉस्ट पूछी है, 6 चेयर और 4 टेबल, तो 6 चेयर हो गई 6x और 4 टेबल हो गई 4y, वैल्यू डाल दो यहाँ पे, 6 × 7 प्लस 4 × 4, 6 7 42 प्लस 16 58, सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड फॉर हार्नेसिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस वाटर स्टोर्ड इन अ रिजर्वायर। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो किसी की पोजीशन की वजह से होती है, ड्यू टू पोजीशन, है ना। तो देखो थर्मल पावर प्लांट तो हीट के ऊपर बेस्ड होता है, हीट यानी किसी चीज़ को जला के जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है, जहाँ पे हम यूरेनियम का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। टाइडल पावर प्लांट टाइड्स से, टाइड्स जो आती हैं, जवार भाटी शायद हिंदी बोलते हैं, पता नहीं, टाइड्स जो कि हर 6 घंटे में मून की वजह से होती है। टाइड्स किसी वजह से होती है, सन और मून के अट्रैक्शन और पुल की वजह से। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है जो कि
स्टोर्ड वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करता है। जो ऊपर से पानी नीचे गिराते हैं ना, और नीचे फिर वो लगे होते हैं टर्बाइन्स, उसको घुमाता है। जैसे विंड मिल जो होता है, विंड मिल से क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, तो वो घूमता है। देखो बेसिकली एनर्जी को प्रोड्यूस करने का तरीका क्या है, किसी भी चीज़ को घुमाना है आपको, कोई चीज़ रोटेट होनी चाहिए, है ना। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं, हमने इलेक्ट्रिक और जनरेटर में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टॉपिक है। तो जनरेटर में हमें पता चलता है कि किसी चीज़ को घुमाने से करंट प्रोड्यूस होता है। तो हम इस स्टोर्ड पानी को यूज़ करते हैं ताकि वो नीचे गिर के टरबाइन को घुमाए और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है जो कि पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर की हुई पानी की पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल क्या होता है, स्पैम। ठीक है, स्पैम और ईमेल स्पैम एक ही बात होती है। ये क्या होता है, अनवांटेड मैसेज सेंट इन बल्क, अनवांटेड मैसेजेस सेंट इन बल्क। ये तो आप लोगों ने वहाँ पे भी देखा होगा बहुत बार, सेंट इन बल्क, ये अपनी ईमेल आईडी पे पड़े रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो स्पूफ है, स्पूफ या फिर स्निफर और स्पूल, ये स्निफर क्या होता है, ये एक टूल होता है जो कि कैप्चर करता है डाटा को। इट इज़ अ टूल टू कैप्चर डाटा इन नेटवर्क। जब नेटवर्क में डाटा जा रहा होता है ना, तभी उसको कैच करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा जो स्पूफिंग होता है, स्पूफ जो है, स्पूफ या स्पूफिंग, ये एक अटैकर होता है साइबर सिक्योरिटी में। ये अटैकर होता है, अटैकर जो कि आइडेंटिटी को, फॉल्स आइडेंटिटी को यूज़ करता है, आपकी फॉल्स आइडेंटिटी से आपके अंदर आपके सिस्टम को हैक करने की या यूज़ करने की कोशिश करता है यूज़र डिवाइस या वेबसाइट में। ठीक है, इसके अलावा जो स्पूल होता है, स्पूल एक प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ पे क्या करता है, डाटा को टेम्पररी स्टोर करते हैं। डाटा इज़ स्टोर्ड टेम्पोररी, ठीक है, टेम्पोररीली स्टोर किया जाता है किसी भी और डिवाइस पे भेजने से पहले, बिफोर सेंडिंग टू अदर डिवाइस, बिफोर सेंडिंग टू अदर डिवाइस। ठीक, तो ये सभी के बारे में पता होना चाहिए हमें कौन सा क्या होता है। द EME कॉप्स ट्यून, कौन सी कॉप्स ट्यून है, लिली बलेरो। ठीक है, इसका डे कौन सा होता है, 15 अक्टूबर को डे मनाया जाता है ना। ठीक है, EME का। और इसमें जो लिली बलेरो है ना, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। ठीक है, इट इज़ अ मार्च, ये मतलब आप ये समझ लो कि 1688 से इंग्लैंड में यूज़ हुई थी ये ट्यून ना, पहले, सबसे पहले। और ये किससे, हेनरी पर्सेल करके एक नाम है, इसको एट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और ये बहुत पुरानी ट्यून है, 1688 से यूज़ होती आ रही है। ये आयरिश रेवोल्यूशन के दौरान भी यूज़ हुई थी, बहुत सारी जगह यूज़ हो रही है। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इंक्रीज बाय 50% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 50% टू फॉर्म अ न्यू रेक्टेंगुलर फील्ड, व्हाट इज द चेंज इन एरिया। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें सिर्फ परसेंटेज दिया हो, कोई भी नंबर ना दिया हो, तो आप इसको 100 लेट करके सॉल्व कर सकते हैं, बात याद रखना। ठीक है, तो रेक्टेंगल दो लेते हैं, एक ये ओरिजिनल और एक ये नया रेक्टेंगल। ठीक है, तो पहले ओरिजिनल की लेंथ 100 मान लेते हैं और ब्रेड्थ भी 100 मान लेते हैं। तो इसका एरिया आ जाएगा 100 × 100 यानी कि 10,000। ठीक है, 10,000 हो गया। नए रेक्टेंगल में अब लेंथ को क्या करा, बढ़ा दिया 50%, तो लेंथ कितनी हो गई, 150 हो जाएगी 50% बढ़ा के, और ब्रेड्थ को 50% कम कर दिया तो ब्रेड्थ हो जाएगी 50। इसका एरिया निकाल लेते हैं, 150 गुना में 50, तो ये इसका एरिया जाएगा 00, 5 पंजे 25, 7500। तो क्या हुआ, एरिया डिक्रीज़ हुआ। ठीक है, 150 गुना 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 7500 हो गया, तो डिक्रीज़ इन एरिया हो गया। तो डिक्रीज़ कितना हो गया, 2500 डिक्रीज़ हो गया। और डिक्रीज़ परसेंटेज अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2500 डिवाइड बाय ओरिजिनल 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 00 से 00, 00 से 00, तो 25% डिक्रीज़ हो गया एरिया। तो 25%, हालांकि इन्होंने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं लिखा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एरिया 25% क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। मैन इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो लेट कर लेते हैं। लेट सन की प्रेजेंट एज x ईयर्स मान ली, तो जो फादर है
या मैंने, फादर कितना हो गया 3x, ट्रिपल हो गया इसका 3x हो गया x, और ये हो गया 3, अभी क्या हो रहा है x और 3x। 5 ईयर्स लेटर, तो 5 साल बाद ये क्या हो जाएगा x+5, और ये क्या हो जाएगा 3x+5। द मैन शैल बी 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो मैन तब भी बड़ा ही रहेगा, कितना बड़ा है 2.5 गुना। तो ये फादर ये बड़ा है, ये छोटा है, तो हम क्या करते हैं छोटे को मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 यानी 2.5, ठीक है। छोटे को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो बड़े के इक्वल हो जाए। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं 2.5x प्लस 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 12.5 बराबर 3x+5। ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं इसे। 12.5 माइनस 5 इज़ 3x माइनस 2.5x, ये हो जाएगा 0.5x इज़ इक्वल टू 7.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, x हो जाएगा 75/5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 15 आ गया x। तो हमसे क्या पूछा, प्रेजेंटेज ऑफ सन पूछी है, तो सन x माना था हमने, तो 15 आ गया, ठीक है, बी ऑप्शन। डिवाइस कैन नॉट बी शेयर्ड ऑन अ नेटवर्क। देखो नेटवर्क क्या होता है ना, नेटवर्क का मतलब सिर्फ इंटरनेट ही मत समझना। नेटवर्क कब होता है, जब 2 और मोर कंप्यूटर, अगर ये 2 कंप्यूटर है ना, अगर ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, शेयर कर रहे हैं कुछ, तो ये भी एक नेटवर्क ही है। भले ये बहुत छोटा नेटवर्क है, लेकिन ये भी एक नेटवर्क ही होता है, ठीक है। तो क्या चीज़ है जो शेयर नहीं की जा सकती, तो देखो कीबोर्ड, इसका आंसर तो है कीबोर्ड या फिर माउस जो होता है ना, ये पर्सनल इनपुट डिवाइस होता है, ये कीबोर्ड एक ही जगह सेट हो सकता है, ठीक है। जबकि जो प्रोजेक्टर है, स्कैनर है और प्रिंटर है, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो 2-3 कंप्यूटर मिलके भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे एक प्रिंटर लगा देते हैं हम, 2-3 कंप्यूटर यूज़ करते हैं ना एक प्रिंटर को, मानो ये प्रिंटर है एक, तो इसको 2-3 कंप्यूटर अगर यूज़ कर पा रहे हैं एक ही टाइम पे, तो ये क्या हो गया, शेयर हो गया। लेकिन कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है जिसको एक ही टाइम पे आप 2 जगह यूज़ नहीं कर सकते, आपको एक टाइम पे एक ही जगह यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे स्कैनर भी एक टाइम पे कई कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकता है, प्रोजेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये स्कैनर इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही एक होता है टच स्क्रीन क्या है, इनपुट है क्या आउटपुट है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि उसे हम मैसेज हम देते हैं, ठीक है। तो ये आंसर है इसका। ऐसे बहुत सारे मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो हमें पता नहीं होता, हमें लगता है हमें पता है वर्ड्स का नाम सुन के, लेकिन एक्चुअल में उसकी डिटेल में जाने के लिए हमको उसको स्टडी करना ही पड़ता है, ठीक है। अ पैसेंजर ट्रेन टेक्स 2 hours लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर इफ़ इट्स स्पीड इज़ इंक्रीज बाय 5। देखो 2 कंडीशन है, एक नॉर्मल कंडीशन बनाते हैं ऐसे में हम, और एक इफ़ कंडीशन बनाते हैं, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ, नॉर्मल कंडीशन की बात करता हूँ। हमें नहीं पता इसकी स्पीड कितनी है, हमने इसकी स्पीड मान ली x km/h। इसको कितना डिस्टेंस कवर करना था, 300 किलोमीटर, ठीक है। और अगर वाली स्पीड में, इफ़ वाली स्पीड में क्या हो रहा है, 2 घंटे कम लगते हैं, बात की बात है। स्पीड कितनी है, 5 बढ़ा दी, यानी हमने अगर वाली स्पीड हो गई हमारी पुरानी से 5 ज़्यादा, यानी x+5, लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर। तो देखो टाइम हम खुद से निकाल लेते। एक बात याद रखना, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम वाला जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो एक चीज़ हमेशा फॉर्मूले से आएगी, ये बात याद रखना जब भी ये क्वेश्चन है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का, ठीक है। बाकी तो वीडियोस में आपको सब जब टॉपिक अलग से पढ़ेंगे तो समझ आ ही जाएगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 300/x+5। ऐसे कई क्वेश्चन करा रखे हैं हमने वीडियो में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर टॉपिक है ये। तो इसका टाइम ये हो गया। ऐसे यहाँ पे इसका टाइम निकालो नॉर्मल वाले का, इसका टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी 300/x आवर्स, ये भी आवर्स हो गया। अब ये बोलता है कि 2 घंटे कम लगते हैं यहाँ पे, यानी ये टाइम कम है, इसको T2 कर दें और इसको T1 कर दें, तो बड़ा क्या है, T1। तो मुद्दे की बात क्या है कि T1 बड़ा है T2 से, कितना बड़ा है, 2 घंटे ज़्यादा। तो होगा क्या, T1 माइनस T2 करने से क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो T1 हो गया 300/x माइनस T2 हो गया 300/x+5 इज इक्वल टू 2। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 300 कॉमन ले लो,
1/x माइनस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। ये 2 से ये कट जाएगा, 150 आ जाएगा, 150 उधर चला जाएगा रेसिप्रोकल होके, तो ये x प्लस 5 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो गया, एलसीएम लेके इज इक्वल टू 1/150 हो जाएगा। ठीक है, ये x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 5 5 25 750। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, माइनस 750 बराबर 0। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं 750 के, तो या ऐसे ही कर लेते हैं 25 गुना में 30, 25 और 30 हो गए, डायरेक्ट ही हो गया, 25 और 30 इसके फैक्टर हो गए, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 बराबर 0। अब इसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x कॉमन आएगा तो बचेगा x प्लस 30, यहाँ से माइनस 25 कॉमन लेंगे तो बचेगा वही x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, मतलब इनमें से कोई ना कोई एक 0 है, लेकिन हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कौन सी 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू 25 आ गई और x की वैल्यू आ गई -30, तो -30 तो नॉट पॉसिबल, तो आंसर हमारा क्या हो गया, x इज इक्वल टू 25। तो हमारी जो नॉर्मल स्पीड है वो क्या है, 25 किलोमीटर पर आवर, 19 सी ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट कलर रिप्रेजेंटेशन वॉज डन ऑफ, कब हुई थी ये, अक्टूबर 15 1964, 15 अक्टूबर 1964। ठीक है, कहाँ पे ये 1 EME सेंटर इज एट सिकंदराबाद। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के साथ साथ जो इतनी ज़्यादा डिटेल्स हो सके वो पढ़नी चाहिए। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, और ये कौन सा ईयर था, 21st एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था, 21st एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था इस टाइम पे। और ये फर्स्ट जो EME है, ये गर्व की बात है कि EME ऐसी फर्स्ट सर्विस थी टू रिसीव दिस ऑनर, फर्स्ट सर्विस टू रिसीव दिस ऑनर। ये ऑनर पहली बार किसी सर्विस में किसको मिला था, EME को। ठीक है, अ मैन बाइज अ केक फॉर ₹15, द रेट ऑफ GST बीइंग 5%। देखो भाई, केक कितने रुपए का, 15 का, और इस पर 5% का GST है, तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 15 प्लस 5% ऑफ 15, ये 15 15 75, ये 0.75 हो जाएगा, तो ये हो गया 15.75 रुपये तो केक के हो गए GST इंक्लूड करके। और इसने कुछ और सामान लिया 25 रुपये का, जिस पे 10% GST है, ईटेबल्स हैं, खाने की चीज़ें, तो ईटेबल्स इसने लिया 25 रुपये का, तो 25 रुपये तो ये रहेंगे और इस पर 10% का GST और दो, तो 25 प्लस 10% ऑफ 25 हो जाएगा 10/100 गुना में 25, 0 से 0 कैंसिल, 25 प्लस 2.5, अच्छा 10 5 5/100 और 25 75 सही था ना, ठीक है, तो ये जाएगा 27.5 रुपये यहाँ हो गए। तो टोटल अमाउंट हमारा कितना हो गया जो हमने दिया है, 15.75 और 27.50। देखो होता है क्या, जब इसे ऐड करते हैं डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए और पीछे 0 लगा देते हैं, 43.25। अब इसने कितने रुपए दिए उसे, 50 रुपये, तो बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस हो जाएगा हमारा 50.00 और 43.25, इसमें से माइनस कर दो तो ये 0.75 आ गया, 6.75 रुपये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोग इसी को गड़बड़ कर देते हैं जब सामान लेने जाते हैं, इसी तरह से कैलकुलेशन में बहुत हिसाब किताब का बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत गड़बड़ होती है। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन टिप्स पे होनी चाहिए हमारी, ये तो रियल लाइफ में काम आने वाली चीज़ है वैसे भी। कुतुब मीनार कास्ट्स अ शेडो 150 मीटर लॉन्ग, ये कुतुब मीनार है, इसकी शेडो बन रही है 150 मीटर। एट द सेम टाइम विकास मीनार कास्ट्स अ शेडो 120 मीटर। एक और है भाई कोई विकास मीनार, विकास मीनार की शेडो कितनी है, 120 मीटर सेम टाइम। तो सेम टाइम का मतलब होता है कि ये थीटा सेम है, सेम टाइम का मतलब क्या होता है कि थीटा सेम है, क्योंकि सूरज की किरणें सेम एंगल से बन रही होती हैं। इफ़ द हाइट ऑफ विकास मीनार इज़ 80 मीटर, ये वाली हाइट जो है हमारी 80 मीटर है, तो कुतुब मीनार की हाइट बताओ, x मान लेते हैं इसे। ठीक है, तो होता है कि ऐसे मानो इस ट्रायंगल से मैं tan थीटा निकालूं, सपोज करो tan थीटा क्या हो जाएगा, 80/120 P/B या फिर 80/120। और अगर मैं यहाँ से tan थीटा निकालूं
तो यहाँ से tan थीटा हो गया x बटे 150, तो ये भी tan थीटा है और ये भी tan थीटा, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। तो देयरफॉर होगा क्या 80 बटे 120 बराबर होगा x बटे में 150। 0 से 0, 4 से 2 और 3, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2/3 मल्टीप्लाई बाय 150, 3 से कटा 50, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। तो यानी कुतुब मीनार की हाइट कितनी है 100 मीटर, बी ऑप्शन। अब फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 40 मीटर लॉन्ग 24 मीटर वाइड। ये फ्लोर है रेक्टेंगल का, 40 मीटर लंबा है और 24 मीटर चौड़ा है। अब इस पर बोलता है कारपेट लगाना है 6/4 के। मानो ये कारपेट है 6/4 के, तो ऐसे कितने कारपेट बिछ जाएंगे। तो ये भी प्रैक्टिकल यूज़ होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ज़रूरत पड़ती है हमें इस सब चीज़ों की। तो ऐसे में क्या कहते हैं, दो चीज़ें, एक तो मेरे पास हॉल है और एक मेरे पास कारपेट है। तो हॉल की लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है 40 मीटर और 24 मीटर, तो इसका एरिया आ जाएगा 40 गुना 24। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है अभी। कारपेट की लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है 6 मीटर और 4 मीटर, तो इसका एरिया आ जाएगा 6 गुना में 4 मीटर स्क्वायर। अब हमें नहीं पता कितने कारपेट लगेंगे, हमने मान लिया लेट कारपेट एक्स, हमने मान लिया कितने कारपेट लगेंगे एक्स। तो जितने भी कारपेट है उन सब का एरिया मिला के इस हॉल के बराबर होगा। तो एक्स मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन कारपेट किसके इक्वल होना चाहिए, एरिया ऑफ हॉल के। जब लगे ना ऐसे में आगे आंसर काटना है तो ना डिवाइड काटा पीटी मत किया करो, मल्टीप्लाई वगैरह मत किया करो, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। एरिया ऑफ वन कारपेट हो गया 6 × 4 और एरिया ऑफ हॉल है 40 गुना में 24। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 40 गुना 24 बटे में 6 गुना में 4। 24 से 24 कटा आंसर आ गया 40। तो कितने कारपेट लगेंगे 40 कारपेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ये प्रिज्म होता है जब इसमें से लाइट आती है और वो 7 कलर्स में ऐसे डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। और इसमें कौन सा कलर बनता है, विबग्योर, रेनबो का कलर जो होता है। विबग्योर मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसमें से रेड जो है वो क्या होता है, लीस्ट स्कैटर्ड होता है, सबसे कम स्कैटरिंग होती है इसमें। स्कैटरिंग भी आगे देखते हैं क्या होता है। और वॉयलेट क्या होता है, मोस्ट स्कैटर्ड होता है, ठीक है। लीस्ट स्कैटर्ड होने की वजह से ही हम हर खतरे के निशान को रेड बनाते हैं, और इसके मोस्ट स्कैटर्ड होने की वजह से हमें स्काई ब्लू दिखता है। ये सब हालांकि डिटेल में जाएंगे। इसके अलावा रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है जब लाइट मीडियम चेंज कर लेती है। मीडियम चेंज होता है रिफ्रैक्शन में लाइट का, और ये कहाँ होता है, लेंस के अंदर होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मीडियम चेंज नहीं होता, ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है। और ये कहाँ पे होता है, ये होता है मिरर में, ठीक है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, स्कैटरिंग होता है जब लाइट के रास्ते में कोई चीज़ आ जाए, कोई पार्टिकल आ जाए तो लाइट अपना रास्ता मोड़ लेती है या फिर रुक जाती है। अगर मुड़ छोटा है तो मुड़, अगर डायरेक्शन बदल पाती है तो रुक जाती है, मुड़ भी नहीं पाती, रुकी जाती है, ठीक है। कहीं से चली जाती है, कहीं से रुक जाती है। और ये कहाँ पे होता है, स्कैटरिंग। जैसे कि सस्पेंशन और कोलॉइड में हमने पढ़ा है, ये सस्पेंशन, कोलॉइड और सॉल्यूशन के अंदर आता है ये, ठीक है। जैसे पेड़ के नीचे हम बैठते हैं तो पेड़ के नीचे कैसे छन के धूप आती है ना, वही होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। पेड़ के नीचे जब धूप आती है पेड़ में के पत्तों में से छनती हुई। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, हमारे सिलेबस के अंदर हैं चारों चीज़ें, ठीक है। 26, अ बैग कंटेन्स ₹216, टोटल अमाउंट कितनी है 216 रुपये, ठीक है। इन दी फॉर्म ऑफ 1 रुपये 50 पैसा और 25 पैसा। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन है, किस रेशो में, 2:3:4। तो देखो जब भी रेशो दिया होता है तो टोटल कॉइन बताओ, जब भी रेशो दिया होता है हम उसे क्या लेट करते हैं, एक्स। तो हमने मान लिया ₹1 के कितने कॉइन है 2x, और 50 पैसे के कितने कॉइन है 3x, और 25 पैसे के कितने कॉइन है 4x। तो हम इसे या तो सबको पैसे बना लो या सबको रुपीज़ बना लो। सबको पैसे बना लेते हैं तो शायद ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसको 100 पैसे मान लो, इसको 100 पैसे हमारे कितने, या फिर रुपीज़ बनाते हैं चलो सबको। ये ₹1 के 2x नोट हो गए, तो इसकी टोटल अमाउंट कितनी हो गई हमारे पास जो टोटल पैसे हो गए तो हो गए 2x रुपीज़। मल्टीप्लाई हो जाता है ना, 1 × 2x हो जाएगा 2 रुपये।
2x। देखो इसमें ना कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसानी से समझो। देखो इसे ना प्रैक्टिकली समझो। मानो आपको पास 10 रुपये के 2 नोट हैं और आपके पास 20 रुपये के 2 नोट हैं। तो आपके पास 10 रुपये के 2 नोट हैं यानी कितने रुपये, वो 20 रुपये। कैसे निकाला, मल्टीप्लाई किया ना। ऐसे 20 रुपये के 2 नोट है तो कितने रुपये, 40 रुपये, मल्टीप्लाई किया और फिर इन दोनों को प्लस कर दिया। यही चीज़ हम यहाँ करेंगे, जितनी अमाउंट और वैल्यू है, नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करके फिर सबको प्लस कर देंगे, जैसे हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में डाउट हो तो प्रैक्टिकली एक बार सोच के देखना, अपनी जेब में जितने भी पैसे उसे कैलकुलेट करना, अपने आप समझ आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट हो गई इतनी 1 रुपये की, ये 50 पैसे मतलब हाफ रुपीज़ हो गया। तो इसको क्या करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई बाय 3x कर देंगे, तो हो जाएगा 3x/2 अमाउंट हो गई। ऐसी 25 पैसा मतलब 1/4 रुपीज़ हो गया, 1 रुपये का चौथा हिस्सा। तो ये 1/4 गुना में 4x यानी कि इसकी अमाउंट हो गई x। लेकिन इन तीनों को प्लस करके क्या आना चाहिए, 216 रुपये, क्योंकि टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी बोली है, 216। ठीक है, तो अब इसकी इक्वेशन बना देते हैं हम। इक्वेशन क्या बनेगी कि भाई 2x प्लस 3x/2 प्लस x कितना होना चाहिए, 216। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 4x प्लस 3x प्लस 2x, एलसीएम आ गया, डिवाइड बाई 2 इज़ 216। 4 3 7 2 9, 9x बराबर हो गया 216 गुना में 2, 3 से काट देते हैं 3x और ये हो जाएगा 72। फिर 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा ये, 3 2 6, 3 4 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 48। लेकिन अभी हमारे कॉइन नहीं आए, इसने हमसे क्या पूछा था, कॉइन बताओ हर तरह के। तो देखो ये है ना, हमने ये लेट किया था 2x 3x और 4x। तो इसको 2x मतलब की हो गया 2 × 48, 2 8 16, 96। तो 96 तो ये वाला, यही ऑप्शन है। 1 रुपये के 96 हो गए। ये 3 × 48 कर लो तो ये 144 आ जाएगा, और 4 × 48 करो तो 192 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नंबर 27, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो इसमें फोकस यहाँ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होता है। तुरंत दिमाग में सारी इमेज आ जानी चाहिए। ठीक है, तो कनकेव मिरर में डायग्राम अगर आते हैं ना बहुत अच्छे से तो बहुत क्लियर हो जाता है। फोकल लेंथ इसकी माइनस है तो -10 सेंटीमीटर। याद करने का तरीका भी है, कनकेव, कनकेव के लास्ट में एव है, नेगेटिव में भी वी होता है, नेगेटिव के लास्ट में वी मैच हो रहा है ना, इसीलिए कनकेव जब भी आएगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दूर है, यानी यू कितना है, -20 सेंटीमीटर। तो देखो एक तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो फोकल लेंथ यानी 10 है ना, ये यहाँ है, और यू 20 है मतलब ये है, तो यानी ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है, सी के ऊपर, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सी के ऊपर ही बनेगी। ये बात तो क्लियर है। फोकल लेंथ -10 होगी, ऑब्जेक्ट खड़ा है 20 पे, डबल पे, तो डबल पे मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा है। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा होता है तो इमेज यहीं बनती है। इसके लिए हमें डायग्राम के जो टेबल है वो पता होना चाहिए, नहीं तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर 1/f इज़ 1/v प्लस 1/u, सॉल्व करके भी आ जाएगा। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू जाएगी 1/f माइनस 1/u, वैल्यू डाल दो, 1/-10 माइनस 1/-20, माइनस 1/10 प्लस 1/20, एलसीएम आया 20, -2 + 1, -1/20, 1/v। यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई, -20। तो -20 मतलब आ गया ना आगे, -20 यानी सी पे ही आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर पे हमारी इमेज बनने वाली है। ठीक है, द कॉप्स मोटो ऑफ IEME वॉज, ये जो EME से पहले क्या था, ये IEME था, है ना, ये चेंज होकर EME बना है। तो EME का मोटो कर्म ही धर्म, ये याद रखना, कर्म ही धर्म जो है ये EME का मोटो है। अभी IEME का मोटो नहीं था, IEME का मोटो क्या था, ओमनिया फैकिमस। और ओमनिया फैकिमस का मीनिंग क्या है, इसका मतलब है वी कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, तो ये याद रखना है। पिछला मोटो IEME का मोटो ओमनिया फैकिमस था, कर्म ही धर्म जो है ये EME का मोटो है। ठीक है, और ओमनिया फैकिमस का मीनिंग है वी कैन डू एवरीथिंग। सम स्टूडेंट्स प्लान्ड अ पिकनिक, द बजट वॉज 24। कुछ बच्चों ने प्लान करी पिकनिक और बजट था टोटल 24 रुपये। द कॉस्ट ऑफ फूड टू ईच मेंबर गॉट इंक्रीज बाय 1, 1 रुपये सबका खर्चा बढ़ गया। व्हेन 4 ऑफ द स्टूडेंट्स फेल टू गो, 4 लोग नहीं गए
तो कितने लोगों ने पिकनिक अटेंड करी। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ोगे तो ऐसा लगता रहता है कि यार हो भी पा रहा है और हो भी नहीं पाएगा। सॉल्यूशन के लिए पेन कॉपी उठा लेनी होती है। कुछ ने प्लान करी पिकनिक, टोटल बजट 24 था। तो देखो हमने मान लिया, हमने मानते हैं कि कितने स्टूडेंट थे, एक्स थे। तो ईच स्टूडेंट, हर बच्चे को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 24/x रुपये, क्योंकि टोटल 24 है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, जो स्टूडेंट हैं वो कितने कम हो गए, 4 कम हो गए, तो स्टूडेंट हो गए x-4। तो हर बच्चे का जो खर्चा है, ईच स्टूडेंट का जो खर्चा है वो कितना हो जाएगा, 24/x-4, क्योंकि टोटल खर्चा तो भाई खर्चा तो वही रहेगा, 24/x-4 खर्चा हो गया खाने का। वेन 4 ऑफ दी अब हर बंदे को खर्चा ये देना पड़ रहा है। ठीक है, और खर्चा कितना बढ़ गया, 1 रुपया, यानी ये जो नया खर्चा है ये 1 ज़्यादा है, ये नया खर्चा 1 ज़्यादा है, बड़ा है, और ये छोटा था। तो क्या करेंगे, बड़े में से, ये बड़ा है, बड़े में से छोटे को माइनस करके क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आएगा कि कितने स्टूडेंट पिकनिक पे गए थे, तो ये आ जाएगा। सॉल्व करते हैं अब इसे। 24 को अलग से कॉमन ले लो, ये x² - 4x हो गया एलसीएम आके, ये हो जाएगा यहाँ पे x - x+4, कैंसिल हो गया ये 4 4 16, 96 बराबर x² - 4x, इक्वेशन बन गई। x² - 4x - 96 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना लेते हैं, 96 के 4 से काट देते हैं, 4 2 8, फिर 4 से काट देते हैं 6, 4 4 और 6, 16 और 6, 4 × 4 × 6 ये फैक्टर हो गए। ठीक है, 24 और 4 हो गया, 16 और 6 हो गया, या फिर 8 और 12 हो जाएंगे। ठीक है, 12 और 8 हो जाएंगे, तो जाएगा x² - 12x + 8x। ठीक है, अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आएगा तो ये होगा x - 12, यहाँ से 8 कॉमन होगा तो x - 12, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हो जाएगा x - 12 × x + 8 इज इक्वल टू 0। अब दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो कोई ना कोई एक तो 0 होगी इसमें से। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -8, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 12, तो -8 नॉट पॉसिबल, तो x क्या आ गया, 12 आ गया। लेकिन एक चीज़ याद रखो कि ये x12 जो है ये ओरिजिनल बच्चे थे जो जाने वाले थे, लेकिन इसने पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द पिकनिक, कितनों ने अटेंड करी, तो 12 में से 4 तो गए नहीं ना, 4 तो गए नहीं, तो बचे कितने, 8। ओरिजिनली देखो 12 भी ऑप्शन में है, गलती जल्दबाजी में करोगे तो 12 टिक कराओगे। इसने ये नहीं पूछा कि कितने ओरिजिनली जा रहे थे, इसने पूछा गए कितने, तो 4 तो गए नहीं ना 12 में से, क्योंकि हमने तो x को ओरिजिनल नंबर माना था। तो 4 हटा के कितने बचे, 8। करना क्वेश्चन नंबर 30। अ रिजर्वॉयर इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, रेक्टेंगल शेप है इसकी पीछे से, क्यूबॉइड समझ सकते हो आप इसे। ठीक है, कहने का मतलब बेस इसका क्या है, रेक्टेंगुलर है, तो जिसका बेस रेक्टेंगुलर है वो क्या होता है, क्यूबॉइड होता है, क्योंकि हाइट बढ़ जाएगी ना, अगर अभी जैसे मानो इसकी हाइट बढ़ गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया। तो लेंथ दी हुई है, लेंथ कितनी है, 20 मीटर। इफ़ 18 किलोलीटर ऑफ वाटर इज़ रिमूव्ड, पानी निकाल दिया इसमें से, कितनी वॉल्यूम, 18 किलोलीटर। देखो 18 किलोलीटर मतलब 18,000 लीटर, और 1 मीटर क्यूब या फिर 1,000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब के। ठीक है, तो यहाँ से अगर 1 लीटर किसके बराबर हो जाता है, 1/1000 मीटर क्यूब के। इसीलिए इसको मैं देखो 18,000 गुना में 1 लीटर लिख सकता हूँ, इसको मीटर क्यूब बना देता हूँ यहीं पे, और 1 लीटर को मैं ये लिख सकता हूँ, तो 1 लीटर की जगह हो गया 1/1000 मीटर क्यूब, तो 1000 से 1000 गया, तो बचता है ये 18 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो गई पानी की, यानी इतना पानी हमने हटा दिया। क्योंकि लीटर या मिलीलीटर में जब भी क्वेश्चन आएगा ना, उसको मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब आपको बनाना ही पड़ेगा, है ना। इसीलिए 2 रिलेशन याद रखना है, एक तो ये वाला है, और एक रिलेशनशिप क्या होता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के, एक ये वाला रिलेशन भी यूज़ होता है इसमें। ठीक है, तो बोलता है वाटर लेवल गोज ऑन में 15 सेंटीमीटर, पानी की हाइट कितनी कम हो रही है, हाइट 15 सेंटीमीटर हाइट कम हो रही है, तो 15 सेंटीमीटर को मीटर कन्वर्ट करने के लिए अपॉन में 100 कर सकते हैं, तो हो जाएगा 1.5 मीटर। तो बोलता है ब्रेड्थ बताओ,
विड्थ या ब्रेड्थ बताओ, ब्रेड्थ कितनी होगी, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देंगे वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होती है, वॉल्यूम होती है एल बी एच के। तो वॉल्यूम हमारी है 18, लेंथ हमारी है 20, ब्रेड्थ हमें नहीं पता और हाइट हमारी है 1.5। इस सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पॉइंट हटा के अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ब्रेड्थ हो जाएगी 18 डिवाइड बाय ये 15 हो गया ना, 15 दूनी 30 हो गया ये, है ना। 18/30, 3 से काट देते हैं, 6/10 0.6 मीटर। गड़बड़ हो रही है कुछ, यहाँ गड़बड़ होगी। ये डिवाइड बाय 100 करेंगे ना, 0.15 आएगा, है ना। इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये यहाँ से 0.15 होगा, तो पॉइंट हटा के 100 आएगा, तो एक 0 बच गया, तो 13 आके 3 आएगा, तो 18/10 हो गया 6 मीटर। वही बोल लो, 0 की गलती हो गई। तो ब्रेड्थ हो गया 6 मीटर, ठीक है। बी ऑप्शन। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअल में 11th-12th वाली 12th क्लास की फिज़िक्स का है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा एक बी मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है। इट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट एक कॉन्स्टेंट होता है, आई मतलब करंट, डिवाइड बाय 2πr, जहाँ पे r जो है रेडियस होता है, ठीक है। तो इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं अपने। लेकिन यह है कि एक बार आ गया तो कर लेते हैं, एटलीस्ट ये वाला तो कर ही लेना चाहिए। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बी, वो किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस के इन्वर्स प्रोपोर्शन है। कैसे प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखो पहले इसका डिस्टेंस था r और इसका डिस्टेंस था 2r, यानी रेडियस, सिंस जो रेडियस है हमारा, रेडियस क्या हुआ, डबल हो गया, रेडियस इज डबल्ड। रेडियस कह लो या डिस्टेंस कह लो, सिंस डिस्टेंस इज डबल्ड, क्योंकि डिस्टेंस डबल हो गया, तो ये इन्वर्स वेरिएशन है। बी एंड आर, या मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस, जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी, है ना। तो ये सब हमने करा हुआ वीडियो में, तो सिलेबस जो चैप्टर वाली है। तो अगर रेडियस डिस्टेंस आपका डबल हो गया है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, हाफ। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी हाफ्ड। तो हमारी पहले मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0.4t, तो 0.4t का हाफ कर दो तो जाएगा 0.2t, यानी ए ऑप्शन आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। 2 बल्ब्स हैव द फॉलोइंग रेटिंग्स। 2 बल्ब दिए हुए हैं, एक की पावर है 40 वाट। कैसे पता चल रहा है, ऐसा यूनिट से लिखा कुछ नहीं है। और वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट। जबकि दूसरे की पावर कितनी है, 20 वाट, और वोल्टेज कितनी है, 110 वोल्ट। तो इन दोनों का क्या निकालना है आपको, रेशो ऑफ देयर रेजिस्टेंस निकालो। तो दोनों की रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो रेशो आ ही जाएगी, ठीक है। देखो P = VI फॉर्मूला है, लेकिन हमें I नहीं पता और हमें चाहिए R है, तो I की जगह क्या लिख देंगे, V = IR होता है ना, तो I की जगह लिख देंगे V/R। तो ये जाएगा V/R मल्टीप्लाई। तो P = हो गया V²/R। तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई V² डिवाइड बाई P, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम यहाँ भी आ जाएगा, R इज़ V² डिवाइड बाई P। तो इसकी रेजिस्टेंस निकाल दो, इसकी रेजिस्टेंस V² हो गया, मतलब 220 का स्क्वायर अपॉन में 40, और यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गई 110 का स्क्वायर डिवाइड बाय 20, ठीक है। अब इनकी रेशो निकालनी है, रेशो निकाल लेते हैं, इसे R1 और R2 लिख देते हैं। तो जब भी रेशो बोलेगा तो या तो रेशो में स्पेशली लिखा हो कि पहले ऊपर क्या लिखना है और नीचे क्या लिखना है, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा और ये सीक्वेंस में लिखा है जैसे फर्स्ट और सेकंड, तो जो पहले लिखा होता है उसको ऊपर रखते हैं, यानी ये वाला ऊपर आएगा, ठीक है। तो R1/R2 तो जाएगा 220 × 220 स्क्वायर है ना, डिवाइड बाय 40 डिवाइड। देखो जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आए ना, तो हमेशा इसको ऐसे डिवाइड करके लिख लिया करो, तो होता क्या, गलत नहीं होता, कभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती। फिर डिवाइड लिखने के बाद क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डिवाइड को जब जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, पीछे वाले का रेसिप्रोकल हो जाता है, पीछे वाला क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इससे कैंसिल हो गया, ये 2 × 2 हो जाएगा,
इससे कैंसिल होगा, 2 होगा, इससे कैंसिल होगा, तो आंसर आ जाएगा 2:1, 2/1 है ना, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2:1 यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और एक चीज़ याद रखना है, सिर्फ एक रेजिस्टेंस एक ऐसी वैल्यू होती है जो कभी चेंज नहीं होती उसकी। ठीक है, क्योंकि उसकी खुद की वैल्यू होती है। पी वी आई, हीट, एनर्जी, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन इसकी जो रेजिस्टेंस है वो इसकी खुद की इंटरनल वैल्यू होती है, याद रखनी है। ये तब तक नहीं बदलेगी जब तक हम इसको बदल ना दें। डिप्लीशन ऑफ ओजोन, ओजोन क्या है, O3 लेयर है जो हमको स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, ये हमारे ऊपर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर की लेयर। ठीक, और ये हमको किससे बचाती है, यूवी रेस से। ठीक है, तो ये किसकी वजह से डिप्लीट हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड, CFC से शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, CFC। कभी कभी ऑप्शन में CFC लिखा होता है। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है CFC, रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, और स्प्रे कैंस में। ये तो बहुत सालों पहले एक मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल, जहाँ पे रेफ्रिजरेटर में CFC बैन कर दिया था। अब रेफ्रिजरेटर में CFC यूज़ नहीं होता। तो होता तो इन सब से भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, लेकिन ये जो है कम इफेक्ट डालते हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ CFC ही है, किसके लिए, ओजोन डिप्लीशन में, O3। ठीक है। अच्छा, लग रहा होगा कि किस टॉपिक से आ गया, केमिस्ट्री में भी होता है ये सब, लेकिन फिज़िक्स के अंदर जो हमारा एक चैप्टर होता है ना, नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना और नेचुरल रिसोर्सेज, और एक है नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये उसका टॉपिक है। ये आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, कईयों को ऐसा लग रहा है कि ये पेपर आउट, ये वाला क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, फिजिक्स का ही पार्ट होता है। ठीक है। द एजेस ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशो 5:7, तो लेट कर लेते हैं। लेट एज ऑफ 1 पर्सन, एक पर्सन की तो हो गई 5x और दूसरे की हो गई 7x। जब भी रेशो दिया होता है ना तो x लगा के लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है, बड़ा क्या है, 7x। ये ध्यान रखना, बड़ा कौन है, 7x। अच्छा, 18 ईयर्स एगो, 18 साल पहले इसकी एज क्या हो जाएगी, 5x - 18, और इसकी क्या हो जाएगी, 7x - 18। तो 18 साल पहले इनकी रेशो थी 8:13, 8/13, तो बड़े की ज़रूरत पड़ी नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि हमें कि 5x और 7x में बड़ा क्या है, 7x, क्योंकि अगर इक्वेशन आ जाती है ना इक्वल टू करने के लिए, तो पता होना चाहिए बात। तो अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं बस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्या पूछा, प्रेजेंट एज, यानी 5x और 7x, ये वाली वैल्यू बतानी है। ठीक, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x - 18 से, यहाँ पे ये 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x - 18 से, 5 3 15, 65x - 13 और 18, 3 24, 8 और 10 और 3 13, 1 1 1 234, 7 8 56x - 8 64, 8 और 14, तो जाएगा 65x - 56x बराबर -144 प्लस 234। तो ये तो माइनस हो क्या हो जाएगा, 6 5 11x बराबर, 4 से 4 गए 0, 3 में से 13 में से 4 गए 9, 4 से 4 गया 0, 13 से 4 गए 9, 1 से 1 गया 90। ठीक है, ये 9 आएगा, मैं ये बोलूँ, ये गड़बड़ लग रही थी, 9x है ना, तो x हो गया 90/9 यानी 10 आ गया। तो जिनकी प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी, 5 × 10, 10 ही आया ना, 10, तो 5 × 10 50 इसकी हो गई और 70 इसकी हो गई, तो आंसर हो गया 50 और 70 यानी डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन है, इफ़ यू स्विच ऑन द PC एंड गेट अ ब्लू स्क्रीन, व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम, ब्लू स्क्रीन आने से। ठीक है, तो देखिए ब्लू स्क्रीन जो होती है, इसको, इसी कंडीशन को BSOD भी बोलते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। ठीक है, इस कंडीशन के कई सारे रीजंस होते हैं, एक हार्डवेयर का फेलियर हो सकता है। ठीक है, हार्डवेयर फेलियर होता है, जा मोस्ट प्रोबेबली, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है। इसके अलावा कभी कभी ड्राइवर इशू में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो सकती है, मालवेयर की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और हार्डवेयर फेलियर्स के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो होती है वो रैम का इशू हो सकता है, हार्ड ड्राइव की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड प्रॉब्लम हो सकते हैं, हालांकि ग्राफिक कार्ड तो हमें ज़्यादातर यूज़ करते नहीं है नॉर्मली,
तो इसके अंदर हमारा हार्ड डिस्क नॉट फंक्शनल। अगर हार्ड डिस्क वगैरह काम नहीं कर रही, हार्ड डिस्क या रैम, ठीक है, तब ये प्रॉब्लम आती है ब्लू स्क्रीन की। BSOD भी बोलते हैं इसे, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। क्वेश्चन नंबर 36, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेथड यूज फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंस फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग से बचाने के लिए क्या यूज़ होता है? अर्थिंग का तो काम नहीं होता, अर्थिंग तो एक्स्ट्रा करंट को ग्राउंड में ले जाता है। यूज़ ऑफ फ्यूज़, फ्यूज़ का यूज़ होता है। फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि क्या करता है, हमको एक्स्ट्रा करंट से बचाता है। स्टेबलाइज़र तो वोल्टेज की अनस्टेबिलिटी के लिए होता है, इलेक्ट्रिक मीटर से तो करंट आता है। फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है और ये कैसे कनेक्ट होता है? सीरीज़ में। देखो, अगर ये मानो हमारा मेन सप्लाई है, हमने इस टॉपिक में करा हुआ इलेक्ट्रिसिटी में, तो ये फ्यूज़ है और ये हमारी मेंस की सप्लाई होती है और ये हमारा सर्किट है इस तरफ। ये हमारा मतलब रेजिस्टेंस 1 2 3, ये पूरा घर का सर्किट है मानो। तो हम फ्यूज़ को बीच में सीरीज़ में लगाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। और फ्यूज़ क्या होता है? कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक वायर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जस्ट अबव ग्रेटर देन दी नॉर्मल वायर होता है, ठीक है। ये जैसे ही क्या होता है, जैसे ही हल्का सा हीट होता है ना, सॉरी ग्रेटर नहीं, लेस देन होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना नॉर्मल वायर से कम होता है, यानी कि ये पहले पिघल जाता है। तो ये क्या करता है? खुद को तोड़ लेता है। अगर ओवर हीटिंग हो जाती है तो खुद को तोड़ देता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है ताकि सर्किट बच जाए। तो फ्यूज़ एक शॉर्ट सर्किटिंग या फिर ओवरलोडिंग या फिर एक्स्ट्रा करंट का से बचाने का सेफ्टी डिवाइस होता है, ठीक है। द मेन प्रॉब्लम इन लार्ज स्केल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। देखो, न्यूक्लियर एनर्जी में स्प्लिटिंग द न्यूक्लियस, ये तो प्रोसेस ही होता है। जब हमें न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो ये तो उसका पार्ट है। सस्टेनिंग द रिएक्शन, ये भी प्रोसेस ही है। डी, कन्वर्टिंग न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी एक प्रोसेस ही है। तो ये सब तो सर प्रोसेस का ही पार्ट है। जब हम न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं तो ये तो प्रोसेस है, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना प्रॉब्लम, क्योंकि तो हम काम ही करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लार्ज स्केल पे। देखो, लार्ज स्केल पे एक प्रॉब्लम क्या है? डिस्पोजिंग ऑफ स्पेंट फ्यूल सेफली, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है और न्यूक्लियर एनर्जी से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, जो स्पेंट फ्यूल होता है, उसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यूरेनियम होता है ना। ये तो पता होना चाहिए आपको, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है? यूरेनियम। और ये रेडियो एक्टिव है और इसकी वजह से बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं लाइफ को। कैंसर जैसी बीमारियां या फिर और भी ख़तरनाक बीमारियां इन्हीं से होती हैं। तो उसको डिस्पोज ऑफ करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब आप उसको लार्ज स्केल पे यूज़ करते हो, ठीक है। क्योंकि स्प्लिटिंग न्यूक्लियाई, सस्टेनिंग रिएक्शन और ये बाकी तीनों जो ऑप्शन है ना, ये तीनों ऑप्शन तो वो होते हैं, क्या नाम है, प्रोसेस है, पार्ट का प्रोसेस है, तो ये तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, ठीक है। डैश कैन बी यूज्ड फॉर इंसर्टिंग इन्फॉर्मेशन एट द टॉप ऑफ ईच पेज ऑटोमेटिकली। तो हेडर ही है, हेडर एंड फुटर ये ग्रुप होता है इसका, है ना। इसके नाम से पता लगता है, हेडर मतलब हेड पे होता है, फुटर मतलब फुट पे होता है। किसी भी सभी पेज के लास्ट में अगर आपको कुछ इंसर्ट करना है तो फुटर से होता है, और किसी चीज़ के पेज की हेडिंग अगर बनानी है किसी एक चीज़ को हर पेज पे, तो वो हेडर होता है। तो हेडर टॉप पे ले जाता है और फुटर नीचे लाता है। सिंबल, बुकमार्क और हाइपरलिंक ये तो है नहीं। बुकमार्क तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क करने के लिए होता है। हाइपरलिंक एक लिंक होता है जिससे आप एक चीज़ को एक विंडो से दूसरी विंडो में पहुंच जाते हैं क्लिक करके, ठीक है। ये तो एक तरीके का एड्रेस होता है वेबसाइट वगैरह का। सिंबल तो किसी भी चीज़ का सिंबल होता है, ये तो कोई भी कुछ भी सिंबल हो सकता है। हेडर और फुटर, ठीक है। हेडर टॉप पे ले जाता है, फुटर बॉटम पे। शॉपकीपर बाइज अ सोफ़ा सेट फॉर 3,000। कितने रुपए का ख़रीदा इसने? 3,000 रुपये का ख़रीदा है शॉपकीपर ने, और उसको 15% गेन पे बेच दिया। गेन कितना हो रहा है? 15% ऑफ 3,000। इसका 15% निकाल लेते हैं। 15/100 मल्टीप्लाई 3,000। 00 से 00 कैंसिल। 450 रुपये इसको गेन हो गया। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 3,000 का तो लाया था, 450 खुद कमा रहा है, तो इसने बेच दिया 3,450 रुपये का। ही ऑल्सो चार्जेस GST ऑफ 10%। अब इस पर GST भी लगा रहा है, तो GST 10% किसका हो गया? 3,450 का। 000 कैंसिल, तो 345 रुपये का GST हो गया। तो जो फाइनल प्राइस हुआ, फाइनल प्राइस क्या हुआ? 3,450, और इसमें 345 रुपये और जोड़ दो GST के, 95 और 3,795। तो बायर को कितने पैसे देने हैं? 3,795, ठीक है। 3,795 गलत करा हुआ है, किसने करा है? तो आंसर है 3,795।
95। ठीक है, इसको पढ़ के पता लगता है भाई जीएसटी कितना एक्स्ट्रा देना पड़ता है हम लोगों को। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि जो जीएसटी है ये लगता कब है, ये बात याद रखना, ये सेट प्रॉफिट के बाद लगेगा। फाइनल अमाउंट जो हम दे रहे हैं ना, ऐसा मत करना कि सीपी के ऊपर ही लगा दिया, इसकी सीपी पे किसी ने जीएसटी लगा दिया। ये जब फाइनल प्राइस हो गया ना भाई, दुकानदार ने अपना सब मुनाफा सब जोड़ दिया उसको, क्योंकि ये 10% ना तो इस दुकानदार की जेब में जाना ना आपकी जेब में जाना, ही जाना होता है गवर्नमेंट को, इसीलिए इसको लास्ट फाइनल प्राइस पे लगाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 40, इफ़ द करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इंक्रीज बाय 100%, करंट को 100% बढ़ा दें तो एनर्जी का क्या होगा। देखो, एक हमारे पास वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, है ना। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बताता है हमें कि H इज इक्वल टू I²RT इलेक्ट्रिसिटी में। तो इसमें हीट और एनर्जी एक ही बात होती है। देखो, एनर्जी, हीट और वर्क एक ही बात होती है, बात ध्यान रखना है। तो हीट का हो या एनर्जी का हो, तो हम देखते हैं कि हीट या एनर्जी जो है किसके प्रोपोर्शनल है, I² के, करंट के स्क्वायर के, क्योंकि इसने बोला टेम्परेचर अनचेंज है तो टेम्परेचर से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अब हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन ना इम्पॉर्टेंट भी हैं, थोड़ा सा सॉल्व करने में मुश्किल होते हैं, प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं ऐसे। तो देखो, अगर मैंने 200% इंक्रीज़ कर रहा हूँ करंट को, आई को, यानी कि जो न्यू करंट है, एक तो ओल्ड करंट लेते हैं, आई ओ मतलब एक्स मान लो, हमने माना पुराना करंट एक्स था, तो न्यू करंट जो है कितना हो गया, 2x हो गया, डबल हो गया, 100% इंक्रीज मतलब डबल। तो ओल्ड एनर्जी, हमारी एनर्जी ओल्ड क्या है, एक्स आई का स्क्वायर है ना, करंट का स्क्वायर मानो, यानी एक्स का स्क्वायर हो गई, ठीक है। और न्यू एनर्जी हमारी जो है वो, ये भी आई का स्क्वायर होगी, लेकिन ये 2x का स्क्वायर होगी, यानी कि हो जाएगी 4x स्क्वायर। तो हमारी न्यू एनर्जी तो 4 गुना हो गई, लेकिन इसने न्यू एनर्जी नहीं पूछा। ये बात ध्यान देखो, इंक्रीज्ड बाय, अगर इसने पूछा होता ना न्यू एनर्जी तो भी क्वेश्चन आसान था कि भाई 4 गुना हो गई, लेकिन इसने पूछा इंक्रीज कितनी हुई, तो इंक्रीज इन एनर्जी, इंक्रीज कितनी हुई है, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, यानी 4x² माइनस x², तो इंक्रीज इन एनर्जी हुआ है 3x²। और इसने इंक्रीज भी नहीं पूछा, इसने पूछा परसेंटेज इंक्रीज, तो परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी, जब निकालेंगे एक ही क्वेश्चन में मैथ्स फिजिक्स सब घुस गई है ये, तो ये हो जाएगा इंक्रीज इन एनर्जी डिवाइड बाय ओल्ड एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। तो इंक्रीज इन एनर्जी हमारा हो गया 3x², ओल्ड एनर्जी x² मल्टीप्लाई बाय 100, x² से x² कैंसिल, आंसर आ गया 300%। तो इंक्रीज इन एनर्जी हमारा क्या है, 300% है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन गलत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, परसेंटेज वाला या फिर डबल कर दिया किसी चीज़ को तो क्या होगा, जैसे अभी हमने ऊपर करा था वो एक मैग्नेटिक फील्ड वाला, हालांकि वो 11th और 12th वाले सिलेबस से था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी में 9th और 10th के या फिर जो अपने सिलेबस में आ रहा है वो सब भी कवर होता है। कैपेसिटी ऑफ सिंगल साइड लेयर डीवीडी। ठीक है, तो डीवीडी हमारे पास देखो कई तरह की होती है, सिंगल साइड सिंगल लेयर, तो सिंगल लेयर हमारे पास जो है कैपेसिटी होती है 4.7 GB। ठीक है, इसमें देखो हमारे पास कई तरह की डीवीडी होती है, एक तो होती है सिंगल साइड ऑब्लिक सिंगल लेयर, ठीक है, एक होती है सिंगल साइड डबल लेयर, ठीक है, फिर आती है डुअल साइड या डबल साइड हो सकता है, डुअल साइड सिंगल लेयर, ठीक। इसके बाद एक और होती है डुअल साइड डुअल लेयर या डबल लेयर। तो इन सब की कैपेसिटी है, ठीक है, कितनी आती है, देखो सिंगल साइड वाली की है 4.7 GB सिंगल लेयर, ये तो हमारा क्वेश्चन था ही, ये होती है 8.5 GB, ये हमारी 9.4 GB, ठीक है, और ये हमारी 17 GB। इसके अलावा CD और DVD की फुल फॉर्म क्या है, CVD की कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, और DVD की क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क।
ठीक। बाकी सारी वीडियोस में पूरी जब टॉपिक वाइज करेंगे तो सारे टॉपिक्स क्लियर हो ही जाएंगे। ये अलग से डीवीडी की स्टोरेज और अदर स्टोरेज वाली सारी एक वीडियो अलग से है, और ये फुल फॉर्म्स वाली पूरी स्टोरी एक अलग से वीडियो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, 3 numbers आर इन द रेशो 2.5, 2.5 रेशो 3.5 रेशो 5, ये है 3 नंबर है, तो हम इसे लेट कर लेते हैं। तो लेट नंबर्स आर, हमारे नंबर क्या क्या हो गए, एक तो हो गया 2.5x, दूसरा हो जाएगा 3.5x, और तीसरा हो जाएगा 5x। जब भी ऐसे रेशो दी होती है तो हम x करके लेट कर लेते हैं, ठीक है। और सम ऑफ दीज नंबर्स इज़ 440, इनका सम कितना है, यानी कि 2.5x प्लस 3.5x प्लस 5x कितना है 440। तो 3 2 5 1 6 और 5 11 हो गए। 11x बराबर 440, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 440 डिवाइड बाई 11 यानी कि 40। तो हमसे क्या पूछा, नंबर्स पूछे हैं, तो नंबर्स यहाँ से निकाल देंगे, इन सबको 40 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारा नंबर पहले क्या था, पहला नंबर था 2.5x, तो इसको 2.5 मल्टीप्लाई बाई 40 करो, पॉइंट हटा के नीचे 0 से 0 कैंसिल, 25 4 100, तो पहला नंबर तो 100 आ गया। तो सारे ऑप्शन यही आगे, चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं है क्योंकि 100 वाला एक ही ऑप्शन है, ठीक है। बाकी चाहो तो सारे ये जैसे 5 गुना में 40 200, लास्ट वाला 200 हो गया, ठीक है। 3.5 इंटू 40, 4 पंजे 20, 4 12 और 2 14, 140 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एस जी 2। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स मतलब सितारों का वो टिमटिमाना, है ना। जो एक्चुअल में स्टार्स होते हैं वो टिमटिमाते नहीं हैं, स्टार्स टिमटिमाते हैं नहीं, लेकिन हमें बस ऐसा दिखता है कि वो टिमटिमा रहे हैं। जैसे सन है, सन भी एक स्टार है, तो क्या सन टिमटिमाता है, नहीं टिमटिमाता। इसीलिए जो बाकी स्टार्स होते हैं जो हमें रात को दिखाई देते हैं बहुत दूर से, वो भी सन जैसे ही होते हैं, लेकिन वो रात को टिमटिमाते हुए हमें इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, फार डिस्टेंस, ठीक है। सूरज तो हमारे सबसे पास है इसीलिए हमको बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन ये स्टार्स सूरज से भी बड़े होते हैं, लेकिन दूर होने की वजह से हमें बहुत छोटे दिखते हैं, ठीक है। तो इनका डिस्टेंस ज़्यादा होता है, एट अ फार डिस्टेंस, दूर होता है हमसे। तो होता क्या है, देखो एक फिनोमेना है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की, होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक तो लेंस के अंदर होता है ये, ठीक है। और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट जब अपना मीडियम चेंज करती है, मीडियम चेंज, मीडियम मतलब हवा से पानी, पानी से हवा, इस तरह से। और मीडियम चेंज होने के साथ साथ उसकी क्या होती है, स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ये कुछ ऐसे समझो कि जैसे हम कम ट्रैफिक से ज़्यादा ट्रैफिक में बाइक वगैरह चलाते हैं तो क्या हमारी स्पीड और डायरेक्शन बदल जाती है ना। ये भी कुछ ऐसा ही होता है जब लाइट, देखो ये लाइट है, ये 2 मीडियम है, ठीक है। ये यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, यहाँ पे भीड़ कम है, पार्टिकल, भीड़ मतलब पार्टिकल। तो जब लाइट यहाँ से आती है ना तो सीधी नहीं आती, ये मुड़ जाती है, इधर या उधर मुड़ जाएगी, और इसकी स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो यही होता है जब सूरज है ना हमसे बहुत दूर है, तो हमें तो लगता है ना कि हवा एक जैसी है, लेकिन जब जैसे मानो ये स्टार है हमारे पास, यहाँ पे ये हमारा स्टार है, और यहाँ पे हम खड़े हैं अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऊपर यहाँ बंदा खड़ा है। अब होता क्या है, हम दोनों के बीच में ना बहुत सारी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। हमें लगता है ना स्काई एक जैसा, लेकिन ये 1 2 3 4 इतनी बहुत सारी लेयर्स हैं। यहाँ पे हवा अलग तरह की है, यहाँ पे हवा अलग तरह की है, यहाँ पे हवा अलग तरह की है, यहाँ पे अलग तरह की। तो हर बार जब लाइट आती है, देखो अगर ये नहीं होता तो लाइट क्या सीधी आती, लेकिन ये होने की वजह से लाइट क्या होती है, जो लाइट ऐसे सीधी आनी चाहिए, मानो यहाँ खड़ा है बंदा, है ना, तो ये सीधी ना आके क्या होती है, हर बार मुड़ जाती है, ऐसे ऐसे मुड़ती रहती है। तो मुड़ती रहती है, इस वजह से हमें ऊंचा नहीं, हमें सही जगह पे भी नहीं दिखता वो, और ट्विंकलिंग भी होती रहती है, ठीक है। तो होता क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। अलग अलग लेयर है हमारे पास, उस वजह से क्या होता है, लाइट बदलती रहती है, इधर उधर चेंज होती है, इसीलिए हमको होता है क्या, दिखाई नहीं देता वो क्लियरली, स्टार जो होता है वो ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। कभी रोशनी गायब हो जाती है, कभी स्ट्रेट लाइन में आ जाती है, तो सारी दिखने लग जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, कॉस थीटा इज 3/5। देखो कॉस थीटा 3/5 है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस 10, कॉस ही होगा b/h, तो यानी b/h की वैल्यू होगी 3/5। तो हमें पता लग गया कि हमारा बेस कितना है, 3 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 5 है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा के पहले परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ से p का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 - 9,
यानी 16, तो p की वैल्यू हो जाएगी √16 यानी 4। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आ गया। अब हमें इस वाली वैल्यू को निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, साइन, कॉट और टेन। साइन थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, इन तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो साइन होता है p/h, टेन थीटा होता है p/b और कॉट थीटा होता है b/p। पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। p यानी 4/5 हो गया, ये यहाँ पे ये 4/3 हो गया, और b/p यानी बेस है 3 और परपेंडिकुलर है 4। ठीक है, ये सारी वैल्यू आ गई। अब इन सबको क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे जो हमसे वैल्यू पूछी है। क्या पूछा है, साइन थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइड बाय करके लिख रहा हूँ मैं 2 टेन थीटा। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन जब भी आए ना तो ऐसे लिख लेना चाहिए। अब इसकी वैल्यू डाल देते हैं। साइन थीटा हमारा हो गया 4/5, कॉट थीटा हमारा हो गया 3/4 डिवाइड 2 इंटू टेन थीटा हो गया 4/3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम आएगा 20, ये 4 चौक 16 माइनस 15 डिवाइड 8/3, ये हो जाएगा 1/20। इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे वाला उल्टा हो जाएगा, 3/8 तो हो जाएगा 3/160। तो 3/160 यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 8 दूनी 16, हाँ ठीक है, गलत कराया जो भी बंदा है, अगर ये टिक कराया तो। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड ये होता है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन जैसे इसके अंदर प्लस माइनस होगा, एक करंट प्लस होगा एक माइनस होगा, तो इसकी डायरेक्शन के डायग्राम भी पता होना चाहिए हमें। नेगेटिव है ना, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह जो हम वो बनाते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड, साउथ टू नॉर्थ जाती है अंदर और बाहर नॉर्थ टू साउथ जाती है, तो ऐसे भी डायरेक्शन बना सकते हैं। तो इसने पूछा है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होती है, तो वो सेम एट ऑल पॉइंट्स होते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं इसको। इट हैज़ अ, ये एक पॉइंट होता है इसके अंदर, इट हैज़ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना इसकी सोलेनॉइड की, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब अंदर अंदर हर जगह सेम होती है, बाहर आके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जितनी दूर जाओगे उतनी वीक होती रहेगी। ठीक है, लेकिन उसके अंदर की बात, अगर इनसाइड की बात कर रहा है ये, तो इनसाइड है इसीलिए सेम एट ऑल पॉइंट्स। अगर ये आउटसाइड होता तब नहीं होता ऐसा। ठीक है, A child is standing in front of a magic mirror. She finds the image of her head bigger, the middle portion of body of the same size and that of the leg smaller. देखो, ये बंदा खड़ा है एक, और ये सामने शीशा है। ठीक है, अभी ये बोल रहा है इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको, ये अपर हो गया, मिडिल हो गया, लोअर हो गया। बोलता है अपर वाला तो बड़ा दिख रहा है, बिग दिख रहा है ये वाला साइज़। ठीक है, ये जो है सेम साइज़ का दिख रहा है, और ये जो है स्मॉल दिख रहा है, टांग उसकी छोटी दिख रही है। तो बताओ इसमें कौन कौन सा मिरर यूज़ हुआ है, क्योंकि एक जैसा मिरर होता तो एक जैसी दिखती। अब देखो हमारे पास 3 तरह के मिरर हैं, एक है कनकेव मिरर, एक है प्लेन मिरर, एक है कन्वेक्स मिरर। तो प्लेन मिरर वो जो घर पे यूज़ होता है, तो एक प्लेन मिरर में तो सेम साइज़ की इमेज बनती है। कन्वेक्स मिरर में हमेशा स्मॉल साइज़ की इमेज बनती है, जो ये गाड़ियों के रेयर व्यू मिरर होता है ना साइड वाला वो। और कनकेव मिरर में लार्ज साइज़ की इमेज बनती है, जो कि डेंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं या फिर बार्बर यूज़ करता है। तो लार्ज ऊपर बन रही है इसीलिए ऊपर कौन सा मिरर लगा है, कनकेव मिरर। सेम बीच में इसीलिए यहाँ पे कौन सा मिरर लगा है, प्लेन मिरर। नीचे वाली छोटी इमेज बन रही है इसीलिए कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर। तो अब इसका ऑर्डर देख लो, सबसे ऊपर कनकेव आएगा, ये फिर प्लेन आएगा और फिर कन्वेक्स आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि बड़ी इमेज कौन सा मिरर बनाता है, छोटी इमेज कौन सा मिरर बनाता है। ठीक है, ये सब हमारा लाइट टॉपिक के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है वीडियोज़ में सारी। इफ़ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, एक वायर को पिघला के उसकी लेंथ आधी कर दी तो नई रेजिस्टेंस क्या होगी। देखो ये ओल्ड ले लेते हैं और ये न्यू लिख लेते हैं। ओल्ड की रेजिस्टेंस है आर, न्यू की आर डैश मान ली, तो यही निकालना है कितनी है। ओल्ड की लेंथ हमने एल मान ली, तो न्यू की जो लेंथ है वो क्या हाफ है, इससे हाफ कर दी ना लेंथ, यानी L/2। अच्छा एरिया और चाहिए हमें, इसका एरिया अगर ये है तो न्यू एरिया हमें नहीं पता। तो सबसे पहले तो मैं न्यू एरिया निकालता हूँ, कैसे आएगा देखो। अगर हमने किसी चीज़ को पिघला के दूसरे में बदला तो क्या होता है, वॉल्यूम सेम होती है, यानी ओल्ड और न्यू वॉल्यूम सेम होगी। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, या फिर एरिया इंटू हाइट कह लो या लेंथ कह लो, एरिया इंटू लेंथ। ये ना जनरल फार्मूला होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम के जितने भी फॉर्मूले सब इसी से बनते हैं।
तो इसका एरिया हो गया, ओल्ड हो गया, ये न्यू हो गया। अब ओल्ड एरिया तो ए है, लेंथ एल है, न्यू एरिया हमें नहीं पता, और लेकिन एल डैश हमें पता है क्या, एल बाय टू। यहाँ से एल कैंसिल हो गया, तो हमें पता लग गया कि न्यू एरिया ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2a। तो जो नया एरिया है वो क्या हो गया, डबल ऑफ ओल्ड एरिया हो गया। ठीक है, अब हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो नई रेजिस्टेंस पूछिए कितनी है, तो पुरानी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए, है ना। लेकिन इस केस में क्या होगा, रेजिस्टिविटी कभी भी चेंज होती नहीं, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो गई, आर ए अपॉन एल। इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ डाल देंगे। अब मैं इसकी रेजिस्टेंस निकालता हूँ, रेजिस्टेंस आर डैश इज रो डैश एल डैश बाय ए डैश। लेकिन रो और रो डैश हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि कभी भी आप मटेरियल को बदलते हो ना तो उसकी रेजिस्टिविटी नहीं बदलती। अगर आप ऐसे बदल के ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो ये चीज़ ध्यान देने वाली कि रेजिस्टिविटी कभी नहीं बदलती। तो आर डैश तो हमें निकालना ही है, तो रो डैश की जगह रो लिखे, रो और रो डैश एक ही बात है, इसीलिए मैं रो की जगह क्या लिख दूंगा, आर ए अपॉन एल। और एल डैश और ए डैश की जगह भी, एल डैश को मैं क्या ले सकता हूँ, एल बाय टू, ठीक है, और ए डैश को हम क्या ले सकते हैं, 2a। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एल से एल, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आर डैश इक्वल टू आर बाय 4 हो जाएगा। यानी कि नई रेजिस्टेंस जो ओल्ड रेजिस्टेंस की कितनी है, 1/4 यानी 0.25, आर डैश इज 0.25 आर, ए ऑप्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है और थोड़ा मुश्किल भी है। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, एमसीक्यू में बहुत आते हैं, ये जो ओल्ड और न्यू, हाफ कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल तो क्वेश्चन था। इंटरनल साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स हैव टू बी कंडक्टेड इन 1 ईयर। देखो ऐसा कोई रूल तो होता नहीं है ना, जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी है, लेकिन ये है कि प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए एक ही की जाती है, क्योंकि इसके होने से होता है कि बहुत सारा काम हमारा इफेक्ट हो जाता है, कई दिन तक काम रुक जाता है, इसीलिए ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में एक ही बार होती है, एक साल में एक ही बार होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, डैश इज एन अटेम्प्ट टू सेंड SMS एंड आस्क फॉर सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर इन स्टील डाटा। देखो हनी ट्रैप तो होता नहीं, इसने हनी ट्रैप करा। हनी ट्रैप का मतलब तो होता है कि लड़की का, है ना, वुमेन को यूज़ करके किसी को झांसे में फंसाना। ठीक है, इसके अलावा जो स्निफिंग है, देखो विशिंग का मतलब होता है फ़ोन को यूज़ करके ऐसा करना। जब आप फ़ोन को यूज़ करके या कॉल को, फ़ोन या कॉल को यूज़ करके आप किसी का डाटा चुराते हो तो उसे विशिंग बोलते हैं। स्मिशिंग के अंदर क्या होता है, SMS को यूज़ करके, ये आंसर हमारा बी है, स्मिशिंग। SMS को यूज़ करके हम किसी का डाटा चुराने की कोशिश करते हैं। जबकि स्निफिंग के अंदर क्या होता है, ये तो जो है नेटवर्क के ट्रैफिक पे, नेटवर्क के ट्रैफिक के बीच में से चुरा लेता है। जब ट्रैवल करता है ना नेटवर्क पे डाटा, नेटवर्क ट्रैफिक डाटा ट्रैवल, जब डाटा ट्रैवल कर रहा होता है यहाँ से, ये तब उस दौरान चुराता है, स्निफिंग कहलाता है। तो स्मिशिंग हमारा सही आंसर है, बी ऑप्शन।